हेलो दोस्तों, नमस्कार। मध्य प्रदेश स्टेट और सीटेट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं पर्यावरण के वो टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए जो पिछली सीटेट परीक्षाओं में आए हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो के साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना न भूले। तो आइए, पहला क्वेश्चन, जल मंदिर का संबंध किससे है? तो दोस्तों देखो, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो जल मंदिर का संबंध किससे है? जैन धर्म से। थ्योरी देख लीजिए, जल मंदिर का संबंध जैन धर्म से संबंधित है। ये मंदिर नालंदा के समीप पावापुरी में तालाब के बीच में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण संगमरमर यानी कि मार्बल के पत्थरों से किया गया है। और नालंदा कहाँ पर है दोस्तों? नालंदा कहाँ पर है? ये बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती है? तो दोस्तों देखो, बिहार को स्पर्श नहीं करती है किस राज्य की सीमा? उत्तर प्रदेश, तो इसकी तो करती है। मध्य प्रदेश की नहीं करती है, पश्चिम बंगाल की भी करती है, झारखंड की भी करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको ज़्यादा बेटर तरीके से समझने के लिए आइए चलते हैं बिहार में। ये रहा भारत का मैप और इसमें दोस्तों ये रहा बिहार। ठीक है, ये रहा बिहार। तो देखिए, उत्तर प्रदेश से तो सीमा लगती है बिहार की। ठीक है, इसके अलावा वेस्ट बंगाल से लगती है, इसके अलावा झारखंड से लगती है, तो और छत्तीसगढ़ से नहीं लगती है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में लगती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसके अलावा एक कंट्री जिससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, नेपाल से। ठीक है, आगे चलते हैं। थ्योरी देखना चाहो तो देख लीजिए, बिहार राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, इन तीनों को मैंने बताया अभी आप लोगों के लिए, तो इन तीनों को टच करती है। इसके अलावा नेपाल को टच करती है। ठीक है, वो कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और मध्य प्रदेश राज्य की सीमा, ठीक है, बिहार राज्य से स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। मखाना की खेती अग्रणी जिला है। दोस्तों मखाना देखो, एक खेती की जाती है मखाना की। ठीक है, इसके लिए अग्रणी जिला कौन सा है? तो दोस्तों देखो, अग्रणी जिला कौन सा है यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन से जिले में होता है? देखो दोस्तों, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और सुपौल। दोस्तों ये चारों जो जिले हैं बिहार के जिले हैं। ठीक है, और बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में, ठीक है, मुजफ्फरपुर जिले में मखाना की खेती सर्वाधिक की जाती है। थ्योरी देख लीजिए इसकी। मखाना तालाब, झील तथा दलदली क्षेत्र के शांत पानी में उगने वाला पोषक तत्वों से भरपूर एक जलीय उत्पाद है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? पानी में उगाया जाता है। ठीक है, और बिहार के मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार जिले में इसका सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। देश के कुल मखाना उत्पादन का कितना? मखाना उत्पादन का 88% कहाँ पर पैदा होता है? केवल और केवल बिहार के मुजफ्फरपुर में। ठीक है, बिहार में पैदा होता है और बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सबसे ज़्यादा मखाना पैदा होता है। तो आइए मैं मखाना बता देता हूँ आपको, मखाना क्या होता है। तो ये देखिए, मखाना की खेती देखिए दोस्तों, पानी में, बिल्कुल पानी में बड़े बड़े पत्तों वाली है और ये मखाना की खेती है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से खेती होती है और ये बहुत ही पोषक तत्व है। ठीक है, जो जलीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, और देख लीजिए आप, देखो इस तरह का होता है मखाना, सफ़ेद सफ़ेद, आपने देखा हो तो। ठीक है, बहुत ही पौष्टिकरत होता है दोस्तों, खाने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? देखो दोस्तों, सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन है कछुआ, अमीबा, फर्न, व्हेल। ठीक है, तो दोस्तों देखो, सरीसृप यानी कि रेंगने वाले। ठीक है, तो रेंगने वाले के अंतर्गत कौन आ जाएगा? कछुआ आ जाएगा। पहला नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, कछुआ सरीसृप के अंतर्गत आता है, जबकि व्हेल स्तनधारी जंतु है। ठीक है, व्हेल जो मछली है। ठीक है, अमीबा एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का जंतु है, तो ये तो बिल्कुल अलग है। ठीक है, और वास्तव में सरीसृप प्राणी जगत का एक समूह है। ठीक है, वास्तव में सरीसृप की बात यानी कि रेंगने वाले प्राणी जगत का एक समूह है जो पृथ्वी पर सरक कर चलते हैं यानी कि रेंग कर चलते हैं। इसके अंतर्गत सांप, छिपकली, मगरमच्छ आदि आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? देखो दोस्तों, अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण और डॉल्फिन संरक्षण। तो दोस्तों देखो, अभ्यारण्य का संबंध किससे है? वन्यजीव संरक्षण से। ठीक है, अभ्यारण्य वह निश्चित स्थान होता है जहां वन्य जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है। वर्तमान समय में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? 532 है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए।
विश्व विकलांग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? 3 नवंबर, 3 अक्टूबर, 3 दिसंबर और 3 मार्च। ठीक है, तो दोस्तों जो ये मनाया जाता है विश्व विकलांग दिवस, ये कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और लोगों को विकलांगता के विषय में जागरूक करने के लिए 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। रोनाल्ड रोस्ट का संबंध निम्न में से किससे है? देखो दोस्तों, हैजा, चेचक, मलेरिया और ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, 4 ऑप्शन है। तो रोनाल्ड रोस, देखो रोनाल्ड रोस ने मलेरिया के टीका, ठीक है, मलेरिया से संबंधित है ये। ठीक है, और इसकी थ्योरी देख लीजिए आप। रोनाल्ड रोस्ट प्रसिद्ध ब्रिटिश चिकित्सक थे जिन्हें 1902 में मलेरिया बुखार के परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। कब हुआ था? 13 मई 1857 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है डीजल, लकड़ी, केरोसिन और गैस। यानी कि पर्यावरण सुरक्षित, यानी कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए, ऐसा। ठीक है, तो देखो डीजल ये तो बिल्कुल पर्यावरण सुरक्षित नहीं है, लकड़ी भी नहीं है और केरोसिन भी नहीं है, तो यानी कि गैस है ना, वो क्या है? पर्यावरण सुरक्षित है, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। थ्योरी देख लीजिए। डीजल, लकड़ी, केरोसिन के दहन से अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है, जिससे पर्यावरण को क्या होती है? हानि होती है। गैस एक पर्यावरण सुरक्षित ईंधन माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस मुख्यतः है, यानी कि श्वसन, यानी कि व्यक्ति जब श्वसन लेता है तो कौन सी गैस ग्रहण करता है? O2, H2, N2 और CO2। तो दोस्तों देखो, श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस ली जाती है? O2 ली जाती है, तो ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और थ्योरी देख लीजिए। श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली प्रमुख गैस क्या है? O2, यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन रंगहीन, स्वादहीन तथा गंध रहित गैस है। ठीक है, कौन सी गैस है? गंध रहित गैस है। यह रासायनिक तत्व है। ये क्या है? रासायनिक तत्व है। और सन 1772 में कार्ल सीले ने पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करके ऑक्सीजन गैस तैयार किया था। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि ऑक्सीजन गैस कैसे प्राप्त हुआ है। 1972 में कार्ल सीले नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करके ऑक्सीजन गैस को तैयार किया। और सन 1974 में जोसेफ प्रिस्टले ने मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके, किसको? मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके ऑक्सीजन गैस तैयार की। यह गैस मानव जीवन के लिए क्या है? अनिवार्य है। ठीक है, मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए आप। निम्न में से संक्रामक रोग है। देखो दोस्तों, संक्रामक रोग डेंगू, मलेरिया, टिटनेस और पोलियो। दोस्तों संक्रामक रोग, ठीक है, तो टिटनेस क्या है? एक संक्रामक रोग है। ठीक है, नहीं दोस्तों, पूछा ये गया है निम्न में से संक्रामक रोग नहीं है। तो दोस्तों देखो, संक्रामक रोग डेंगू तो बिल्कुल है, मलेरिया भी है, पोलियो भी है। तो टिटनेस क्या है? संक्रामक रोग नहीं है। ठीक है, किसी चीज़ की चोट लग जाती है ना अपने, तो वो संक्रामक रोग नहीं होता है। ठीक है, इधर देख लीजिए आप। टिटनेस संक्रामक रोग के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि डेंगू, मलेरिया और पोलियो संक्रामक रोग होते हैं। टिटनेस रोग में कंकाल पेशियों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका कोशिकाएं प्रभावित होती है। यह बैक्टीरियम क्लोस्ट्रिडियम नामक बैक्टीरिया से होता है। टिटनेस का अन्य नाम धनुष टंकार, ठीक है, धनुष टंकार और लक्जो भी है। ठीक है, लक्जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए आप। फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है? ठीक है, फसल चक्र के द्वारा ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की। ठीक है, तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नाइट्रोजन की। ठीक है, किसके द्वारा? फसल चक्र के द्वारा। अगर आप फसल चक्र यानी फसलों को बार बार बदल कर बो रहे हैं तो मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है? नाइट्रोजन की। ठीक है, तो इसका थ्योरी देख लीजिए। फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में नाइट्रोजन तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है। दलहनी फसलें जड़ों में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम पाए जाते हैं। यानी कि जो ऐसी फसलें होती है, दलहनी फसलें जैसे सोयाबीन वगैरह है, तो उनमें राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, ठीक है, ये जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। पत्तियों का रंग निम्न में से किसके कारण हरा होता है? तो दोस्तों क्लोरोक्यून, क्लोरोफार्म, क्लोरोफिल और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो दोस्तों देखो, पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी थ्योरी देख लीजिए। पर्णहरित या क्लोरोफिल
ठीक है, पर्णहरित हिंदी में बोलते हैं और क्लोरोफिल अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है, एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। ये वर्णक पत्तों के हरे रंगों का कारण है। ठीक है, हरे पत्तों के रंगों का कारण है। यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। इसका गठन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा मैग्नीशियम तत्वों से होता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी 2 प्रकार का होता है। यह सभी स्वपोषी पौधों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सभी स्वपोषी, ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, ऐसे पौधों में पाया जाता है। जबकि क्लोरोफार्म एक निश्चेतक के रूप में प्रयोग की जाने वाली क्या है? दवा है क्लोरोफार्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए आप। ड्यूटेरियम निम्न में से किसका समस्थानिक है? ड्यूटेरियम की बात चल रही दोस्तों, देखो हीलियम का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का। तो दोस्तों किसका है ड्यूटेरियम? हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ठीक है, थ्योरी देख लीजिए आप। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ये आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा। ठीक है, कक्षा 10 में पढ़ा होगा। 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से होते हैं? प्रोटियम, ठीक है, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम। ठीक है, जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न होते हैं वे क्या कहलाते हैं? समस्थानिक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की विधि निम्न में से कौन है? देखो समस्याग्रस्त बालक है, ठीक है, सेमिनार, क्रियात्मक शोध, केस स्टडी, इनमें से सभी। तो दोस्तों देखो कोई बालक समस्याग्रस्त है तो उसका पता कैसा लगाएंगे? केस स्टडी के माध्यम से। ठीक है, केस स्टडी यानी कि उसका केस ही तो है ना आपके पास में। केस कौन सा है? समस्या से संबंधित केस है। ठीक है, तो समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने के लिए केस स्टडी विधि का सहारा लिया जाता है। ठीक है, इस विधि के अंतर्गत अलग अलग स्थितियों में अलग अलग समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ताकि बालक का उचित उपचार किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए आप। द्रव्यमान संख्या निम्न में से कौन कहलाती है? देखो द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग। ठीक है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या का योग, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग। ठीक है, तीसरे नंबर का ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग और इनमें से सभी। तो दोस्तों देखो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, तो इसको बिल्कुल राइट कर लीजिए आप और इसका थ्योरी देख लीजिए। परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किसको? प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्रक में होते हैं। ठीक है, कहाँ पर होते हैं? ये परमाणु के केंद्रक में होते हैं। परमाणु में मुख्यतः 3 प्रकार के कण होते हैं। कौन कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन धनावेशित कण है तथा न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऋणावेशित कण होते हैं। यानी कि प्रोटॉन क्या है? धनावेशित है, ये बात ध्यान रखना, धनावेशित प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन क्या है? उदासीन है, और इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋणावेशित है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। जीवन की मूलभूत इकाई है। देखो दोस्तों जीवन की मूलभूत इकाई की बात चल रही है। ठीक है, तो जीवन की मूलभूत इकाई ऊतक, कोशिका, रक्त और प्रोटीन। ठीक है, तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है दोस्तों। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो कोशिका सजीवों को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। किसकी? सजीवों की। ठीक है, सजीवों की क्या होती है? रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यह स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है। स्वतः क्या करती है? जनन की सामर्थ्य रखती है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती है जिन्हें सामूहिक रूप से जीवन कहते हैं। ठीक है, कोशिकाओं से मिलकर मनुष्य का शरीर बना होता है, और कोशिका की खोज कब हुई थी? 1665 में। और किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रख लेना आप। ठीक है, कोशिका अध्ययन को कोशिका जैविकी यानी कि काइटोलॉजी, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये भी कई बार पूछा जाता है। यानी कोशिका को अध्ययन को किसको क्या कहा जाता है? काइटोलॉजी। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपको 5-6 क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं और 5-6 क्वेश्चनों को आप बिल्कुल ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। शून्य घर्षण बल वाले सतह पर चलना अपेक्षाकृत, यानी कि शून्य घर्षण यानी कि बिल्कुल घर्षण नहीं है, आसान होता है, मुश्किल होता है, असंभव है, इनमें से कोई नहीं। देखो सी नंबर का वो ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, असंभव होता है। ठीक है, तो थ्योरी देख लीजिए। संपर्क में रखी 2 वस्तुओं के मध्य, ठीक है, संपर्क में रखी 2 वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति करने में वस्तु का विरोध करती है। यही बल क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है।
इसकी दिशा सदैव वस्तु की दिशा के विपरीत होती है, ठीक है। जिधर वस्तु रखी होगी उसके विपरीत दिशा में होगी। अतः शून्य घर्षण बल वाली सतह पर चलना क्या होता है, असंभव होता है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि शून्य घर्षण वाली सतह पर चलना क्या होता है, आसान होता है, असंभव होता है, मुश्किल होता है। तो क्या होता है दोस्तों, असंभव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए आप। गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार निम्न में से क्या होगा। गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में, देखो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, अनुपस्थित है, और वस्तु का भार पूछा है, ठीक है। क्या होगा, भारहीन होगी वस्तु, अपेक्षाकृत ज़्यादा भार होगा, अपेक्षाकृत अल्प भार होगा, और इनमें से कोई नहीं। तो ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भारहीन हो जाएगी। यानी गुरुत्वाकर्षण बल की उपस्थिति में वस्तु का भार कैसा हो जाएगा, यानी कि किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल पड़ रहा है, बल नहीं पड़ रहा है, यानी कि अनुपस्थित है, ठीक है। तो उस वस्तु का क्या हो जाएगा, वस्तु में क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा, ठीक है। वो वस्तु क्या हो जाएगी, भारीन हो जाएगी। थोड़ी देख लीजिए आप, गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु भारहीनता की स्थिति में आ जाती है, ठीक है। किस में आ जाती है, भारहीनता की स्थिति में आ जाती है, क्योंकि वस्तु का भार वस्तु का द्रव्यमान एवं द्रव्यमान बल के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, भार बराबर द्रव्यमान इंटू गुरुत्वाकर्षण बल। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए आप। सुश्री मेधा पाटेकर का संबंध निम्न में से किससे। देखो दोस्तों, वैज्ञानिक अनुसंधान, जल संरक्षण, भूमि सुधार और पर्यावरण संरक्षण। देखो दोस्तों, मेघा पाटेकर, इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है पर्यावरण संरक्षण से, ठीक है। थोड़ी देख लीजिए, मेधा पाटेकर प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता एवं पर्यावरणविद है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। कब हुआ था, 1954 में हुआ था। और मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए आप। पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है। देखो, पर्यावरणीय असंतुलन यानी कि पर्यावरण असंतुलन कैसे हो जाएगा, यानी कि कैसे बिगड़ जाएगा पर्यावरण, ठीक है। पर्यावरणीय चेतना का अभाव, बिल्कुल सही है। भौतिकवादी सोच और भोगवादी प्रकृति, ठीक है। तो यानी कि पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच और भोगवादी प्रवृत्ति, और इनमें से सभी। तो दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पहला भी ये सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, ठीक है। तो इन तीनों की अगर कमी हो गई, यानी कि पर्यावरण असंतुलन का तीनों ही कारण है, ठीक है। थ्योरी देख लीजिए आप। पर्यावरण असंतुलन का मुख्य कारण, ठीक है। पर्यावरण असंतुलन का मुख्य कारण पर्यावरण के संसाधनों का अनुचित दोहन है। साथ ही पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता का अभाव भी इसका एक कारण है। घटती जनसंख्या, बढ़ता आधुनिकीकरण के कारण पर्यावरण का संतुलन क्या कर रहा है, बिगड़ रहा है, जिस कारण अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं असमय आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए आप। ग्रीष्म ऋतु हेतु सर्वाधिक वस्त्र है, ग्रीष्म ऋतु हेतु सर्वाधिक नहीं, सॉरी, सर्वोत्तम वस्त्र है, ठीक है। देखो, सूती, रेशमी, पॉलिस्टर और रेयन, ठीक है। तो दोस्तों ग्रीष्म काल की बात चल रही है, तो ग्रीष्म ऋतु में कौन से वस्त्र चाहिए आपको, सफ़ेद चाहिए ना, और सूती चाहिए, ठीक है। तो सफ़ेद कपड़े के उसमें विकिरण के बुरे अवशोषक होते हैं, यानी कि सफ़ेद कपड़े क्या होते हैं, ऊष्मीय विकिरण के बुरे अवशोषक होते हैं। वे ऊष्मीय विकिरण को क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं तथा बहुत कम भाग ही अवशोषित करते हैं, जिससे गर्मी नहीं लगती है। आगे बात समझ में। ग्रीष्म ऋतु के लिए सर्वोत्तम वस्तु सूती होता है। ग्रीष्म ऋतु के लिए सर्वोत्तम वस्त्र, वस्तु नहीं, इसको सही कर लेना, वस्त्र सूती होता है। सूती वस्त्र का निर्माण कपास से होता है, ठीक है। क्वेश्चन आगे बढ़िया। पर्यावरण एक स्रोत है, देखो, अधिगम का, औषधि का, ऊर्जा का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका सबका ही नहीं है। पर्यावरण एक स्रोत है, अधिगम का भी नहीं है, औषधि का भी नहीं है, ऊर्जा का भी नहीं है। तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। थ्योरी देख लीजिए। पर्यावरण, अधिगम, औषधि एवं ऊर्जा का स्रोत, तीनों का स्रोत है, ठीक है। तीनों का स्रोत है। पर्यावरण से प्रचुर मात्रा में पादप औषधियों की प्राप्ति होती है, ठीक है। पादप औषधियों की प्राप्ति होती है। और पर्यावरण अधिगम से छात्रों में सामंजस्य एवं भावनात्मक क्षमता का विकास होता है, ठीक है। तो यानी कि पर्यावरण एक स्रोत है, किसका, अधिगम का भी है, औषधि का भी है और ऊर्जा का भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। रक्त का थक्का बनने में सहायक है। तो दोस्तों रक्त का थक्का बनने में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन के। तो रक्त का थक्का जमने में विटामिन के
बिल्कुल महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। रक्त का थप्पा जमाने में विटामिन के सहायक होता है। विटामिन के की उपस्थित तत्व प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन रक्त का थप्पा जमाने का मुख्य अवयव है, ठीक है। ये ज़्यादा डीपली पूछा जाए तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या है? नेप्थोक्विनोन, ठीक है। नेप्थोक्विनोन किसका? विटामिन के का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। जल समस्या का निराकरण संभव है। देखो, जल अपव्यय रोककर, समुचित जल प्रबंध करके, वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा, और इनमें से सभी। तो दोस्तों देखो, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जल समस्या का निराकरण संभव है, इन चारों उपायों को आप करते हैं तो जल संरक्षण संभव है दोस्तों, ठीक है। तो जल अपव्यय को रोककर समुचित जल प्रबंधन तथा वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा जल समस्या का निराकरण किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। दूध से दही का बनना है। देखो, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, तापीय परिवर्तन और नाभिकीय परिवर्तन। तो दोस्तों जो दूध से दही बनता है वो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ी देख लीजिए, दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन के तहत किसी नए पदार्थ की प्राप्ति होती है। किसी नए पदार्थ की क्या होता है? प्राप्ति होती है, परंतु नए पदार्थ से पुनः मूल पदार्थ की प्राप्ति नहीं की जा सकती। अब दोबारा दूसरे जिस पदार्थ से आपने नया पदार्थ प्राप्त किया है वो पदार्थ थोड़ी बन सकता है दोबारा। इसी प्रकार दूध से दही की प्राप्ति हो सकती है, तो हो सकती है, परंतु दही से पुनः दूध को प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि निम्न में से कौन सी है? देखो, पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने के लिए देखो दोस्तों, भ्रमण, बागवानी, समूह कार्य, इनमें से सभी। तो दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पर्यावरण को बाल केंद्रित शिक्षा बनाने हेतु सबसे उपयुक्त विधि, देखो, भ्रमण भी है, बागवानी भी है और समूह कार्य है। इस विधि के अंतर्गत बालक उत्सुकतापूर्वक शिक्षा ग्रहण करता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए आप। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है? देखो, समुदाय केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित, छात्र केंद्रित, अध्येता केंद्रित। तो ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नहीं है, नहीं पूछा है, तो सामुदायिक केंद्रित नहीं होती है, शिक्षक केंद्रित होती है, छात्र केंद्रित होती है, और अध्येता यानी कि अध्ययन करने वाला, ठीक है, अध्येता केंद्रित भी होती है, ठीक है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में छात्र या शिक्षा ग्रहण करने वाले को मुख्यतः केंद्र मानकर उसी के अनुरूप शिक्षण बिंदु एवं शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है। समुदाय केंद्रित शिक्षण बाल केंद्रित शिक्षण नहीं है, ठीक है। यानी कि समुदाय केंद्रित जो शिक्षण होता है वो बाल केंद्रित शिक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। पर्यावरण शिक्षण प्रभावशाली विधि है। पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि है, देखो, व्याख्यान विधि, आगमन विधि, निगमन विधि और प्रयोगशाला विधि। देखो, पर्यावरण शिक्षण सिखा रहे हैं आप बच्चों को, ठीक है। तो कौन सी विधि सबसे इंपॉर्टेंट है यानी कि प्रभावशाली है? दोस्तों प्रयोगशाला विधि है ना, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि प्रयोग कर करके आप बताएंगे तो पर्यावरण को बच्चा ज़्यादा समझेगा, ठीक है। पर्यावरण शिक्षण की सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी है? प्रयोगशाला विधि है, ये इसका थ्योरी है, ठीक है। इस विधि में ज्ञान की प्राप्ति स्वयं द्वारा प्रयोग करके की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। पाठ्यचर्या को अपेक्षाकृत प्रभावकारी बनाने हेतु इसका निर्माण निम्न में से किस स्तर पर होना चाहिए? देखो, पाठ्यचर्या को अपेक्षाकृत प्रभावशाली बनाना है, किसको? पाठ्यचर्या को, ठीक है। तो राष्ट्रीय, राज्य, विद्यालय और जिला। तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पाठ्यचर्या को अपेक्षाकृत प्रभावकारी बनाने हेतु इसका निर्माण जिला स्तर पर करना चाहिए, ठीक है। किस स्तर पर करना चाहिए? जिला स्तर पर करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा। TLM का अर्थ है, TLM दोस्तों देखो, TL और M, ठीक है। देखो, टीचिंग लाइट मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मेथड, टीचिंग लर्निंग मटेरियल और टीचिंग लर्निंग मोमेंट, ठीक है। तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है। TLM का फुल फॉर्म क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है। इसका तात्पर्य क्या होता है? शिक्षण अधिगम में प्रयुक्त सामग्री है, ठीक है। इसका तात्पर्य क्या है? शिक्षण अधिगम में प्रयुक्त सामग्री है, और शिक्षक शिक्षण अधिगम में श्यामपट्ट, चार्ट, OHP यानी कि ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक है, मॉडल आदि सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं, जिससे शिक्षक शिक्षिका शिक्षण विधि को सरल एवं रुचिकर बनाते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में? तो ये टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन मैं आप लोगों को फिर लेके आऊँगा। तब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और एक नया प्लान मैंने तैयार किया है, वो प्लान है कि दोस्तों मैं रोजाना आपको लास्ट में जब 30 क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, और वो आज का सवाल है आपका,
और वो रहा आपके स्क्रीन पर ये, और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए ये रहा आपका प्रश्न। तो आज का सवाल है, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है दोस्तों, यानी कि ये इस दिशा की बात चल रही है, ठीक है, किस दिशा की बात चल रही है, इस दिशा की, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, इस दिशा से इस दिशा में बहेगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है साबरमती, ताप्ती, लूणी और नर्मदा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दिया आप बिल्कुल, मैं वेट करूंगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लेके आऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।